अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ ROH विद HX, मतलब कि ROH मतलब एल्कोहल की हम रिएक्शन कराएंगे HX के साथ, मतलब हाइड्रोजन के साथ हेलोजन जुड़ा होगा जिसमें HX HCl हमने ये 4 केस देख लिए। पता है इतना ईजी है ना इनको याद करना। HF के साथ होती है नो रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शन। HI के साथ होती है, इसमें बन जाता है RI, ठीक है। बस हमने क्या करना है कि हमें 2 तक तो 3 तक हमने एक को देख लिया नो रिएक्शन, बाकी 3 में हमें बस है ना हेलोजन जोड़ देना है। ये हुआ हमारा, ठीक है। एग्ज़ाम में आएगा ये, इस पे कुछ हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, इस पे कुछ नहीं पूछा जाएगा हार्ड। ये एक थोड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसके अंदर पता है हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमें ना, इसमें हमने लिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसमें हमें लेना पड़ता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। अभी तुम्हें थोड़ा लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ा दिया, ये समझ में तो कुछ आया नहीं, बट समझने की अभी कोई वैसा भी नहीं कि समझना की टेंशन लेनी चाहिए। अभी मैं बताता हूँ क्या क्या होगा, ठीक है। ROH की रिएक्शन करा रहे हैं HX के साथ, उसमें 3 तो हमने पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, हेलोजन तो 4 ही होते हैं ना, तो HX के साथ HI HBr HCl HF लिख दिया। F के साथ कोई रिएक्शन नहीं, मैं ऑलरेडी पहले से बताता आ रहा हूँ कि F को हम लेते ही नहीं है, तो इन्हें F के साथ नो रिएक्शन, और इन सब में बस HX की जगह R और I लग जाएगा, R और वो लग जाएगा BR, और R और Cl लग जाएगा। अब मैं ज़रा इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ, ये चीज़ तो बस याद रख लेना, ये भी याद रख लेना। इसके ऊपर हम थोड़ी बात ज़्यादा गहरी करेंगे क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें एक है ना इंपॉर्टेंट बात है, और इस पे मेनली क्वेश्चंस आएंगे, इन दोनों पे क्वेश्चंस कम ही दिखेंगे। तो है ना हम एक बार इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं ताकि हमको चीज़ें क्लियर हो जाएं। और मैकेनिज्म इसका, ठीक है, हमारे पास सबसे पहले था ROH, ठीक है, इसके पास ये लोन पेयर थे। मैकेनिज्म बहुत अच्छे से देख लेना, मैकेनिज्म आ गया ना तो पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। हमने क्या करा, इसके अंदर है ना ये है ना थोड़ा वो होता है, क्या होता है कि बैक भी जा सकती है, रिवर्सिबल होती है रिएक्शन, तो बैक भी जा सकती है। H+ लेकर आए तो ये लोन पेयर अपने एटम्स इस H+ को लोन पेयर वो अपने लोन पेयर इस H+ को दे देगा ताकि इसके पास कमी ना रहे। तो ये ना कुछ ऐसा बन जाएगा, एक OH तो था ही ऐसे, एक H और जुड़ गया आके इससे ताकि उसको कमी ना रही इलेक्ट्रॉन्स की, बट ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए। तो क्या अब मैं इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज प्लस लगा दूँ, क्योंकि औकात से ज़्यादा बॉन्ड बना लिए, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता है। और ऐसे ही ना, और फिर ये क्या बन गया, OH2 बन गया, और OH2 एक लिविंग ग्रुप होता है। तो क्या मैं इसको यहाँ से लीव करा दूँ, आंसर पता क्या बनेगा, R+ प्लस में H2O, R+ बन गया। अभी ये ना क्या होता है कि इसके ऊपर ध्यान से देखना, जैसे कि है ना ROH तो हमारे पास था ही, अब कैसे ये H+ कहाँ से आया, तुम मुझसे पूछना चाहोगे कि भैया ये H+ कहाँ से आया है। हमारे पास ROH की रिएक्शन थी ना HX के साथ, तो यहाँ से ये H निकल के आया, इसके साथ रिएक्ट कराया, ये चीज़ बन गई। अब R+ बना, जब H और X का बॉन्ड टूटा होगा तभी तो ये H गया होगा ना, तो ये बॉन्ड टूटा तो ये X- के रूप में बैठा होगा अभी रिएक्शन में। अब ये X- जाएगा उसके साथ रिएक्शन करने के लिए, और जैसे ही इसके साथ X- रिएक्ट करेगा, X- इसके साथ रिएक्ट करेगा, तब जाके ये बन जाएगा RX। क्या अब इसका मैकेनिज्म समझ आया? मुझे तो लगता है ये तो सबसे ईजी मैकेनिज्म है भाई, इतना ईजी मैकेनिज्म तो कहीं देखा ही नहीं है। ROH में H+ आया, H ने इधर ज्वाइन किया तो ये O के 3 बॉन्ड बन गए, फॉर्मल चार्ज लगा दिया, फॉर्मल चार्ज हटाने के लिए बॉन्ड ब्रेक कर दिया क्योंकि वो एक लिविंग ग्रुप बन जाएगा, और ये H2O बन गया, ये दिख ही रहा है H2O, और R+ था, और हमारे जैसे कि HX हमने लिया था दूसरा, तो H तभी तो गया था, तो ये X- फॉर्म में बच रहा होगा, X- इसके साथ जाके रिएक्ट कर लेगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, और ये प्लस बन गया मतलब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में, तो ये न्यूक्लियोफाइल जाके इधर अटैक करेगा और ये RX बन जाएगा। अभी हमने ना ये चीज़ पढ़ ली, तो सबके लिए यही मैकेनिज्म था। अब हम पर्टिकुलरली एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है, ल्यूकास टेस्ट और ग्रूव प्रोसेस, ये नाम है इसका बस, ठीक है। हम इसको डीपली पढ़ने जाएंगे बस। ये जो 3rd केस था ना, जब भी हमें ना हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास बात आती है रिएक्शन, जो हम पर्टिकुलरली दोबारा पढ़ेंगे एक रिएक्शन को, सिर्फ ROH में प्लस में HCl और ZnCl2 डाल देंगे ना, ZnCl2, बहुत ध्यान से सुनना इस रिएक्शन को, यही पेपर में आती है। जैसे ROH प्लस HCl और ZnCl2 डालते हैं ना,
तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है RCl का। इसको बनाने के लिए क्या सीन किया क्रिएट किया गया, ROH पूरा कंपाउंड इस ZnCl2 में सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलना कोई भी नहीं, इसको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट हमने ना, जो हमने भी पढ़ा था ना, कंसनट्रेटेड HCl प्लस में एनहाइड्रस ZnCl2, यही होता है ल्यूकास रिएजेंट। और इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना, पेपर में एज इट इज़ आता है ये ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, या फिर एटसेट्रा कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड या पूछ लिया जाएगा कि ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओ ROH की, फिर बताओ हमें क्या बनेगा। ल्यूकास रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन हो जाएगी, जैसा कि इसमें Cl आता है ना, HCl HX लेते थे, तो ल्यूकास रिएजेंट में ऑलरेडी Cl आता है। तो ये मत सोचना कि ल्यूकास रिएजेंट आ गया तो यहाँ RBr बना देंगे, RF बना देंगे, RI बना देंगे, ये नहीं, Cl ही बनेगा, ठीक है। ये इसमें सॉल्युबल होता है, और ये ZnCl2 में प्रोडक्ट होता है इनसॉल्युबल। जैसा कि हमने पिछले केस में भी देखा था, पिछली रिएक्शन में, कि NaCl जब प्रोडक्ट बन रहा था फिंकलस्टीन रिएक्शन में, तो वो इनसॉल्युबल था। तो जिधर इनसॉल्युबल था तो वो तो PPT बन गया था। बट यहाँ पता क्या है, किसकी फॉर्मेशन होती है, ये वाइट टर्बिडिटी बनती है यहाँ पर, वाइट टर्बिडिटी। और हमारे पास ना एक इतना केस समझ आया, ROH की रिएक्शन प्लस में कराई गई HCl/ZnCl2, जिसको कि ल्यूकास रिएजेंट बोला जाता है, जो कि केस तो वही बन गया ROH प्लस HX वाला। तो RX हमारा फॉर्मेशन प्रोडक्ट का होगा ही होगा, जो कि हमने RCl लिख भी दिया। बट इसमें एक बात याद रखने की, ROH ZnCl2 में सॉल्यूबल है, ये इसको सॉल्यूबल है तो डिज़ोल्व कर लेगा, और ये इसको डिज़ोल्व नहीं कर पाएगा तो वाइट टर्बिडिटी फॉर्म हो जाएगी जब डिज़ोल्व नहीं कर पाएगा तो, ठीक है। तो इनसॉल्यूबल होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि ना 3 डिग्री, जब एक बात और इम्पॉर्टेंट है इस रिएक्शन के बारे में, मैं लिखवा देता हूँ इस पूरी ओवरऑल रिएक्शन के बारे में, जो कि ROH की रिएक्शन है ना, ROH की रिएक्शन RX के साथ थी ना, HX के साथ, ठीक है। इस HX के साथ जो भी ये रिएक्शन थी, तो हमने जो भी फॉर्म किया ना, इसमें हमारे पास मैकेनिज्म में हमने क्या देखा कि ये R+ बना था, मतलब कार्बोकैटायन इज़ फॉर्म्ड, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। सेकंड हमने क्या लिखेंगे, रीअरेंजमेंट। ये बात तो है ना, याद करने की है ही नहीं, सामने सामने दिख रहा है कि रीअरेंजमेंट होगा ही होगा, कार्बोकैटायन बन गया तो रीअरेंजमेंट इज़ पॉसिबल। तो उधर सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल जगह पर पहले प्लस को लेकर जाना, फिर जो X- बचा उसको ऐड करा देना रिएक्शन में, ठीक है। बहुत ईजी रिएक्शन है, इसमें फिर H+ को हम ऐड करा देंगे। अभी हमारे पास आता है कि 3 डिग्री एल्कोहल अगर हमारे पास हमने लिया ना, अगर 3 डिग्री OH, ये जो OH है ना, ये 3 डिग्री, जैसे कि ना ये ऐसा होगा OH, ये होता है 3 डिग्री OH, जो कि 3 कार्बन से, यहाँ वाले से 3 कार्बन से जुड़ा हो, वो 3 डिग्री OH। अगर हम 3 डिग्री OH लेते हैं ना, तो इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाती है, इमीडिएट वाइट टर्बिडिटी। ये एक डेटा याद करना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। देखो ये 3 डिग्री OH लिया ना, तो ये रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, टर्बिडिटी बहुत जल्दी अटेन हो जाएगी। ये जो वाइट टर्बिडिटी बन रही है ना, टर्बिड सॉल्यूशन बन रहा है आगे जाके, वो बहुत जल्दी अटेन हो जाएगा, इमीडिएटली बन जाएगा वो। और अगर हमने 2 डिग्री OH लिया ना, मतलब कि है ना ये वाला OH, 2 डिग्री OH लिया, तो हमारे पास 5 to 7 मिनट्स बाद टर्बिडिटी बनेगी। और अगर हमने 1 डिग्री OH लिया ना, तो हम लिखेंगे नो टर्बिडिटी, ध्यान से सुनना, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, बट कैन बी अचीव्ड ड्यू टू हीटिंग, ठीक है, ड्यू टू हीटिंग। अभी मैं समझाता हूँ, हीट को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो रिएक्शन थी ल्यूकास रिएजेंट वाली, ये ल्यूकास टेस्ट की एक रिएक्शन है, जिससे कि हम कुछ टेस्ट करेंगे, मैं बताऊंगा आगे क्या टेस्ट करेंगे। ये जो 3 डिग्री OH अगर मैं लेता हूँ, तो हमारे पास टर्बिडिटी इमीडिएट बन जाती है, मतलब इमीडिएटली प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, जो कि RCl की फॉर्म में है। अगर मैं 2 डिग्री OH लेता हूँ ना, तो 5 to 7 मिनट्स में मेरे को वाइट टर्बिडिटी मिलेगी। और अगर मैं 1 डिग्री एल्कोहल लेता हूँ, जैसे कि ये, जैसे मैं लिख दिया CH3OH, अगर मैंने ये वाला लिया ना, तो या तो टर्बिडिटी बनेगी ही नहीं, या बनेगी तो बहुत लेट बनेगी, मतलब बहुत लेट नहीं, सॉरी उसको तो हीट करना पड़ेगा पर्टिकुलरली। अब एक बात आती है कि है ना ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि व्हेन ROH इज ट्रीटेड विद ल्यूकास रिएजेंट, इट गिव्स
turbidity due to formation of RCl। अब एक बात बताना ज़रा, इस रिएक्शन को ना प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात बताना, मैंने एक कंटेनर ले लिया, एक कंटेनर ये ले लिया, मैंने इसमें 3 डिग्री OH डाल दी, मैंने इसमें 1 डिग्री OH डाल दिया, और मैंने इसमें 2 डिग्री OH डाल दिया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा पेपर में, भूलना के भी छोड़ मत आना कि है ना, आइडेंटिफाई गिव टेस्ट फॉर एल्कोहल, टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विशिंग एल्कोहल, मतलब डिफरेंशिएट करना, ALCOHOL एल्कोहल। अगर मैंने ये 3 कंटेनर्स में कोई 3 डिग्री में 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल डाल दिया, और मैंने तुम्हें नहीं बता रखा कि इसमें किस में क्या है, तो तुम्हारे पास क्या बनता है? मैं कहूँ तुमको आइडेंटिफाई करो कि किस ब्लॉक में या किस बॉक्स में कौन सा वाला एल्कोहल है, कौन सी डिग्री का एल्कोहल है। तो पता है तुम्हें क्या करना है, बस तुम्हें ल्यूकास रिएजेंट से इसको है ना रिएक्ट करा देना है, और जिसमें टर्बिडिटी इमीडिएट अचीव हो गई, तुम कह दो कि वो तो 3 डिग्री OH है भाई, जिसमें मैंने टर्बिडिटी अटेन ही नहीं हुई, तो उसको कह देना कि नो, वो 1 डिग्री एल्कोहल है, नो टर्बिडिटी। और या फिर अगर तुमने हीट करना स्टार्ट करा जब टर्बिडिटी अचीव नहीं, तो उसको हीट करके देखना, अगर वो हीटिंग पे टर्बिडिटी देते तो भी वो 1 डिग्री वाला ही होगा, और जो 5 to 7 मिनट्स बाद टर्बिडिटी दे वो होगा 2 डिग्री एल्कोहल। ये बात याद रखना। इट इज़ अ टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विशिंग एल्कोहल्स इन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। और इस क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन आ गया पर्टिकुलरली कि टेस्ट गिव अ टेस्ट फॉर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। गिव अ टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विशिंग एल्कोहल्स इन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम ना भी ले तो गिव अ टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विशिंग एल्कोहल दिया जाए। तो तुमने लिखना है कि है ना, वी कैन रिएक्ट देम with Lucas reagent, and so that we can identify the degree of alcohol according to the product। फिर तुम्हें ये लिखना है 3 डिग्री OH है तो इमीडिएट टर्बिडिटी, 2 डिग्री OH है तो 5 to 7 डिग्री में टर्बिडिटी, 1 डिग्री है तो नो टर्बिडिटी, या फिर और रिएक्शन भी लिख सकते हो इससे पहले ही, कि ये समझाने के लिए कि वाइट टर्बिडिटी फॉर्म होती है। अभी हमारे पास एक रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर आता है कि है ना 3 डिग्री ROH में 3 डिग्री वाला जो ROH होगा एल्कोहल, वो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा 2 डिग्री ROH से भी, और जो ये अभी है ना 2 डिग्री से ज़्यादा 1 डिग्री से ज़्यादा कौन करेगा, 1 डिग्री ROH से, देखो 1 डिग्री से 2 डिग्री ज़्यादा करेगा, 2 डिग्री से 3 डिग्री ज़्यादा करेगा, और 1 डिग्री से ज़्यादा करने की बात आती है ना, मतलब कि 1 डिग्री से ज़्यादा कौन होगा, वो होगा कि CH3OH। एक बात बता देता हूँ कि है ना, इसको मैं ज़रा ठीक से लिख के समझाता हूँ, ऐसे तो समझ नहीं आएगा। अब ज़रा अपने दिमाग खोल कर ध्यान से देखना, 3 डिग्री ROH है, कहीं ना कहीं हमने क्या करा, ROH में से ना हमने इसको तो हटा दिया और R पॉजिटिव बनाया था। वो मैकेनिज्म तो कुछ इस प्रकार ही था ना कि इसमें एक H डाला था फिर इसको हटा दिया था। अब बात आती है कि ना कौन जल्दी से हटा देगा। अब 3 डिग्री में जब एक बार ध्यान से सोचना, 3 डिग्री मतलब बल्कीनेस बढ़ गई, तो मैंने क्या बताया था, कहीं ना कहीं SN1 में बल्कि चीज़ें होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होना चाहिए, ताकि वो कुछ ना कुछ सपोर्ट करके उसको खुद हटाने की कोशिश करे ग्रुप को, तो है ना ये SN1 शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 डिग्री है तो भी SN1 शो करेगा, बट 1 डिग्री, और एक बात बता, अगर नहीं ध्यान आए तो वीडियो मेरी पिछली वाली जाकर देख लेना, उसमें मैंने बताया हुआ है जब रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर लिखवाया था SN1 के लिए, तो है ना 3 डिग्री में ज़्यादा हो रही थी, 2 डिग्री में भी ज़्यादा हो रही थी, बट 1 डिग्री और सिर्फ CH3X की वाली में, 1 डिग्री और CH3X वाली में, ये CH3X ये तो मैंने बता चुका है, कभी भी कोई और रिएक्शन नहीं शो करेगा, सिर्फ SN2 रिएक्शन शो करेगा। और 1 डिग्री में भी मैंने कहा था नहीं, लगभग नहीं ही शो करता है, नो रिएक्शन, नो SN1 मतलब नो SN1 रिएक्शन, तो ये 1 डिग्री भी नहीं शो करता है। तो ये भी SN2 शो करेगा, और ये CH3 वाला तो हमेशा ही SN2 करेगा। सर हमारे टीचर ने बता रखा है कि इसका तो जन्म ही SN2 करने के लिए हुआ है, ठीक है, SN2 रिएक्शंस के लिए। तो 3 डिग्री सबसे पहले इसको निकालने की टेंडेंसी रखेगा, ROH को अलग करने की, 2 डिग्री उसके बाद इन दोनों में क्या आता है, SN2 किस में फास्टर होगा। अब ये दोनों तो हमने देख लिया, SN1 है तो ज़्यादा बल्कि ग्रुप होंगे तो उस साइड होगा, बट इन दोनों में देख लेते हैं। SN2 है, हमको ये पता चल गया। और SN2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग चाहिए भाई, उसको तो डोनेटिंग वाला चाहिए ही नहीं, तो
तो यहाँ पर तो 2 डोनेट करने वाले एटम हो जाएंगे, यहाँ सिर्फ एक ही है CH3। 1 डिग्री ROH का मतलब है CH3 CH2 और OH, क्योंकि ना इस कार्बन को चेक करो, ये 1 डिग्री है क्योंकि इसके पास एक कार्बन से और जुड़ा है, तो इसलिए 1 डिग्री वाला कहा गया है। यहाँ तो 2 हो गए देने वाले, यहाँ सिर्फ एक है, तो SN2 में तो कम ही चाहिए देने वाले, तो इसका रेट ऐसे आता है, ये है इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख देना अगर एग्जाम में ये रिएक्शन आ जाती है। अभी हम जरा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमको पूरी कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाए। उससे पहले एक और मेन बात कि एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल्स गिव इमीडिएट टर्बिडिटी, वो इतनी जल्दी टर्बिडिटी दे देते हैं ना ताकि स्टेबिलिटी हाइयर रहे कार्बोकैटायन की। अभी यानी क्वेश्चन से बात करते हैं, ये बात याद रखना, एलाइलिक बताया था क्या होता है और बेंजाइलिक भी बता रखा है। बेंजाइलिक में तो क्या होगा, बेंजीन के ऊपर बेंजाइलिक एल्कोहल है तो यहाँ OH लगा देंगे, और एलाइलिक में CH3 डबल बॉन्ड CH2 नहीं CH2 डबल बॉन्ड CH था, और एलाइलिक में यहाँ पर क्या था, X था उस समय तो, बट अब हमने एल्कोहल लगाना है तो OH लगा देंगे, तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये होता है हमारे पास एलाइलिक पोजीशन। तो इन दोनों में ना सबसे जल्दी टर्बिडिटी अटेन हो जाएगी क्योंकि ये यहाँ पर कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल बन